नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले फेज में मतदान हो रहा है, पहले चरण का मतदान हो रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, नगीना, कैराना, यहां पर वोटिंग चल रही है। पीलीभीत में वोटिंग चल रही है और सुबह से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। और कि किस किस सीट पर कितने कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है, 11 बजे तक का आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। 25.20% वोट अब तक पड़ चुके हैं। बिजनौर की बात करें तो 25.50%, लगभग लगभग 26% वोटिंग हुई है बिजनौर में 11 बजे तक। कैराना की बात करें तो यहां पर भी लगभग लगभग 26% वोटिंग हुई है 11 बजे तक। हालांकि जिस समय हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, जिस समय हम लोग लाइव आए हुए हैं, उस समय ये प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। मुरादाबाद की बात करें तो तकरीबन 24% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 23% वोटिंग हुई है। नगीना की बात करें तो 27% वोटिंग हुई है। पीलीभीत में 27% वोटिंग हुई है। रामपुर सबसे कम, अगर कहीं 11 बजे तक वोटिंग हुई है तो वो रामपुर है। तकरीबन तकरीबन 20 से 21% वोटिंग हुई है। सहारनपुर जो कि सबसे ज्यादा, क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा इस बार सहारनपुर, क्या रिकॉर्ड तोड़ेगी सहारनपुर की जनता, घर से निकलने का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तकरीबन 30% मतदान हुआ है 11 बजे तक। और अब 1 बजे के बाद का भी आंकड़ा हमारे सामने होगा। और लखनऊ से, इलेक्शन वॉर रूम से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार सुबह 6 बजे से ही चुनाव पर नजरें बनाए हुए हैं, लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं, पल पल की जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मयंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मयंक मिश्रा, पत्रकार, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, विश्लेषण करते हैं, इन 8 सीटों पर अच्छा रिसर्च किया हुआ है। और चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका विश्लेषण आप सुनते आए हैं लगातार, हर अलग अलग सीट का, चाहे वो पश्चिम की बात करें चाहे पूरब की बात करें, अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो जब सबसे पहले मयंक भाई, अपडेट क्या आ रही है, जरा जल्दी से बताइए, किस तरह की हलचल, किस तरह की हवा चल रही है इस वक्त। देखिए अनुज जी, इस वक्त आपको बता दें कि दोपहर के 1 बजे के ऊपर हो चुका है और चुनाव आयोग का आंकड़ा जो अभी तक आ गया है वो 1 बजे तक सबसे ज्यादा फिर सहारनपुर में 42% मतदान हो गया है। 42.32% मतदान की खबर आ रही है। इसके अलावा नगीना में दोपहर 1 बजे तक 38% मतदान और पीलीभीत में भी 38% मतदान हुआ है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 35% मतदान हुआ है, जो अभी तक चुनाव आयोग का आंकड़ा आया है। इन 4 सीटों का हाँ। आंकड़ा आ चुका है, जो आना होता है दोपहर 1 बजे तक का, वो आंकड़ा आ चुका है। आपको बता दें कि फिर से नहीं, दर्शकों सहारनपुर को में अपने कितना बता दें, बताया आपने, हाँ, फिर से सहारनपुर बताइए में एक बार। 42.32 यानी 42% के ऊपर मतदान हुआ 43 है। 43 के आसपास हम मान के चले कि 43% जी, मतदान जी, हो गया है सहारनपुर में अभी 43% तक। करीब 1 बजे मतदान तक, हो 1 चुका बजे है। तक का है ये, 1 बजे बिल्कुल, तक का बिल्कुल, आंकड़ा है। 1 बजे तक का ये अपडेट है। इसके अलावा आप बात करें नगीना, नगीना में 38% मतदान हुआ है दोपहर अच्छा 1 मतदान हुआ बजे है, तक। अच्छा मतदान, जी, नगीना जी। में भी अच्छा कहा जा सकता है, हाँ। बिल्कुल, आगे। नगीना में भी मतदान प्रतिशत अच्छा है। इसके अलावा पीलीभीत में भी 38 क्या 39% करीब मतदान हो चुका है, पीलीभीत में हम्म। दोपहर 1 बजे तक, हम्म। 39%। इसके अलावा हाँ। मुज़फ्फरनगर में 35% मतदान हुआ है दोपहर 1 बजे तक। अनुज जी, ये अभी हाँ। 4 सीटों का जो आंकड़ा हमारे पास आया है, अभी-अभी अपडेट आया है, हाँ। चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है। अभी 4 सीटों का हाँ। आया है, 4 सीटें और बची हुई हैं, थोड़ी देर में आएगा। हम आप तक हम्म। अपडेट पहुँचाते रहेंगे। ये 4 बिल्कुल सीटों का जो चंद्रकांत, आंकड़ा ये आया है, ये वो ये जो आपको मत पहुँचा रहे हैं प्रतिशत हम। बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आप कैसे देखेंगे इन 4 सीटों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। सहारनपुर बहुत क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा क्या इस बार? और ये जो मत प्रतिशत बढ़ रहा है, सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार बम्पर वोटिंग हो रही है, ये वोटिंग क्या कहलाती है, बढ़ता मत प्रतिशत क्या कहलाता है? अनुज जी, अभी मुझे ऐसा लगता है जब 1 घंटे बाद हम और आप बात करेंगे तो ये मतदान प्रतिशत और ज्यादा बढ़ जाएगा। 3 बजे के हम्म। बाद जब हम बात करेंगे और बढ़ जाए। देखिए, अगर मैं सीट वाइज आपसे बात करूं, हम्म। सहारनपुर में संकेत सुबह से मिल रहे हैं। हम्म। नगीना में देखिए 38% मतदान हो गया है। हम्म। यानी नगीना में भी मतदान प्रतिशत बड़ी तेजी से बढ़ रहा बढ़ है। गया, बढ़ हम रहा है। हम जिन तमाम पहलुओं पर बात कर रहे थे, चाहे वो गर्मी का मुद्दा हो, ए, ए, चाहे वो ए, 1 घंटे बाद, पहले ये क्लियर कीजिए कि 1 घंटे बाद मतदान बढ़ता कैसे देख रहे हैं आप, इसके पीछे का तर्क क्या है? नहीं, देखिए, मतदान धीरे धीरे ही बढ़ता है। मतदान हम्म। अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है और वो बढ़ता रहेगा। अब देखिए, हम्म। 2 बजने वाला है, 2 बज रहा है, हम्म। जुमे की नमाज खत्म हो चुकी। मैंने पहले भी एक चर्चा में हाँ, इस हाँ, बात का हाँ, जिक्र किया, तो जुमे की नमाज खत्म हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि पोलिंग बूथ पर धीरे धीरे भीड़ का बढ़ना शुरू होगा। धीरे धीरे हाँ। भीड़ वहां पर मतदान के लिए जाना शुरू करेगी। देखिए, जो मुस्लिम वोटर्स हैं,
मुस्लिम जी। वोटर्स में एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो जो महिला वोटर्स है, मुस्लिम महिला वोटर्स हैं, वो आमतौर पर अकेले वोट डालने नहीं जाती। उनके साथ या तो उनके पति होते हैं, उनके बेटे होते हैं, मतलब उनके परिवार के पुरुष उनके साथ जरूर होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जुमे की नमाज के बाद घर के सभी लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे। और दूसरी बात यह है कि 2 बजे के बाद सूरज धीरे धीरे ढलान पर होता है अनुज जी, और 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मौसम में हल्की हल्की ठंड आनी, मतलब कि नमी आनी, इसको कह सकते हैं गर्मी कम होनी, तापमान घटना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आप कई मौकों पर हमने देखा है कि 6 बजे के बाद भी लंबी लंबी कतारें लगी रही हैं। और इस बार क्योंकि प्रचंड गर्मी है, मैं 1952 से लेकर के 2019 तक के आंकड़ों का एक एनालिसिस कर रहा था देर रात बैठकर कि आखिर मतदान प्रतिशत क्या कुछ कहता है वोटिंग के बारे में। तो उसमें एक चौंकाने वाला टर्म ये था कि जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ी है 1952 से लेकर अब तक, हाँ, उतना ज्यादा मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। क्या बात कर रहे हैं? मैं इसकी पूरी आपसे रिपोर्ट भी डिस्कस कर सकता हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि गर्मी में लोग ज्यादा निकलते हैं घर से, और जबकि ये परसेप्शन बनता है कि गर्मी ज्यादा है तो वोट प्रतिशत नहीं, घटेगा। नहीं, लेकिन ये टर्म है और इसके प्रमाण है पिछले 10 चुनाव। तो हम्म अगर आप 2014 के चुनाव को देखेंगे और 2019 को चुनाव को देखेंगे तो मतदान में 3 से 4% की बढ़ोतरी दिखी है। भाई 1952 57 और जो तमाम चुनाव होते थे वो फरवरी के महीने में हुआ करते थे। हाँ 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 फरवरी हाँ के महीने में चुनाव होते थे, हाँ तब हाँ। वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं है। लेकिन ये इसके कारण तमाम अलग अलग हो सकते हैं। अब क्योंकि हम्म जैसे आज मान लीजिए किसी सीट पर चुनाव चौथे चरण में है, तो हो सकता है 2 चुनाव हम्म, पहले वहां चुनाव दूसरे चरण में हुआ हो। इसके पीछे हाँ हाँ तमाम हाँ। कारण हो सकते हैं, लेकिन ठीक क्योंकि बात आज है। हम वोटिंग परसेंटेज पर बात कर रहे हैं, देखिए सहारनपुर सुबह से चौंका रहा है। सुबह से सहारनपुर हैरान कर रहा है, लगातार चौंका रहा है। और जिस तरीके से इमरान मसूद खुलकर ये बात कह रहे हैं कि मैं समाज के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बता रही है कि सहारनपुर में राघव लखनपाल का डब्बा गुल हो गया है। पहली बात, बकौल इमरान मसूद के मुताबिक ऐसा हुआ है। दूसरी बात यह है अनुज जी कि अगर आप देखेंगे कि सहारनपुर से हटकर अगर आप नगीना की सीट पर चलेंगे, तो नगीना में भी मतदान का प्रतिशत धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 38% के आसपास नगीना का मतदान है अभी 1 बजे तक का, अभी 1 बजे तक का। और ये मतदान प्रतिशत जब आता है अनुज जी, मतदान प्रतिशत आने के बाद अगर आप टोटल इन 8 सीटों के परसेंटेज को देखिए, ये 37% के आसपास है। इसे आप कम नहीं कह सकते। अगर 37% मतदान हुआ है 1 बजे तक, तो इसे आप कम नहीं कह सकते। मयंक जी आप म्यूट हैं, आप इसे कम नहीं कह सकते। और मुझे ऐसा लगता है अभी वोटिंग खत्म होने में मोटे तौर पर 4 घंटे का वक्त बाकी है। और ये 4 घंटे वोटिंग के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी हम ये बता दें कि ये जो 4 घंटे हैं, यानी कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, इनमें आप देखेंगे कि मतदान प्रतिशत तेजी के साथ बढ़ेगा, तेजी के साथ पोलिंग बूथ पर लोग पहुंचेंगे। चाहे आप चंद्रकांत इकरा जी, एक अपडेट आया है कि पूरे यूपी में जो 8 सीटें हैं लोकसभा की, उनमें दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 37% मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक लोकसभा की 8 सीटों पर 37% मतदान हुआ है। ये चुनाव आयोग का अभी तक का अपडेट है, चंद्रकांत जी आपको बता दें। इसके साथ ही बिजनौर में जो लोकसभा सीट है वहां पर दोपहर 1 बजे तक 36% करीब मतदान है, और नगीना में दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 39% मतदान हुआ है। अपने दर्शकों को हम बता दें जो दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा आया है। चंद्रकांत जी, देखिए, अब आगे मैं आप बोल। मैं मैं अनुज जी उसी बात पे आ रहा हूं कि जो मतदान प्रतिशत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी आपको याद है हम लोग कुछ देर पहले ही तकरीबन 1 बजे के आसपास हमने एक परिचर्चा जब खत्म की है, तब मतदान प्रतिशत सहारनपुर का 29% के आसपास था। लेकिन आप देखिए कि इस पिछले 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में अगर आप देखेंगे तो 12% मतदान प्रतिशत बढ़ा है। यानी 2 घंटे में अगर 12% मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है सहारनपुर का जो मतदान होगा वो 70% के आसपास रहने वाला है। 70 से 72% मतदान हमें सहारनपुर में देखने को मिलेगा। और अगर हमको सहारनपुर में ये मतदान देखने को मिला, तो अब जाहिर तौर पर मान लीजिए कि बढ़ता हुआ ये मतदान प्रतिशत बदलाव का संकेत हो सकता है सहारनपुर में। और इसी तेजी के साथ नगीना में और कैराना में भी वोटिंग हो रही है।
हम पहले भी इस अहम मुद्दे पर बात कर चुके हैं कि नगीना और कैराना और सहारनपुर में युवा मतदाता तेजी से निकल रहे हैं। देखिए, इस बीच तमाम छिटपुट खबरें भी आई हैं, जो भी हमने दर्शकों के जानकारी के लिए हमने बताई कि पीलीभीत में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, मुरादाबाद में कई वोटिंग मशीन खराब हुई, चंद्रशेखर बूथ पर पहुंचे, वहां उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई कि 20 से 25 जगह पर ईवीएम के खराब होने की खबरें हैं। कई जगह पर मतदान प्रभावित हो रहा है क्योंकि मतदान की जो गति है वो बेहद धीमी है, बेहद धीमी गति से वहां पर मतदान हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 घंटे बाद यानी 4 बजे के आसपास, 4 सवा 4 बजे के आसपास की जो तस्वीर होगी वो इन 8 सीटों के मतदान प्रतिशत को और यहाँ के वोटिंग पैटर्न को काफी हद तक समझाने नगीना वाली। में क्या हुआ है चंद्रकांत, जरा एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को कि क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर ने। बड़े आरोप लगाए हैं और वो फोन पर बातचीत भी करते हुए, उनकी बातचीत भी रिकॉर्ड हुई है और उन्होंने कैमरे पर आकर बयान भी दे दिया है। पीसीआर जल्दी से रेडी कीजिए चंद्रशेखर का वो बयान जो कि उनकी तरफ से दिया गया है और कहा गया है, आरोप लगाए गए हैं ईवीएम को लेकर, ईवीएम खराब है उसको लेकर बोला गया है। और 70 और 30 का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं नगीना से चंद्रशेखर की। 70 में हम हैं, 30 में बाकी सब हैं। जरा वो बयान सुनिए। ईवीएम से चुनाव का क्या फायदा? ईवीएम से चुनाव का क्या फायदा जब 25 ईवीएम 30 ईवीएम सुबह से खराब पड़ी है। मैंने 20 बूथों की शिकायत कर दी, ईवीएम जो है खराब पड़ी है। ईवीएम से चुनाव कराने का क्या फायदा जब ईवीएम खराब पड़ी हुई है। एक और बयान है कि जो लोग राजा महाराज, देखिए सुनवाइए। मैं 40 से ज्यादा बूथ होके आ गया हूँ जी, और लोकतंत्र जिन उम्मीदों के साथ आया था कि जो लोग राजा महाराजा थे वही राज नहीं करेंगे, उन लोगों के हाथ में भी पावर आएगी जो लोग काम करना चाहते हैं, जिन लोगों को अवसर नहीं मिले। आज ये बात यहाँ चित्रित होती नजर आ रही है। जनता बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए और एक मजबूत आवाज बनाने के लिए वोट कर रही है। मैं जितने बूथों में गया हूँ 70% में हम हैं और बाकी 30 में सब है। आप खालसा इंटर कॉलेज नूरपुर में खड़े हुए और आप बूथों पर दौरा करके आए हो, क्या कंडीशन है? देखिए, बूथ पे एक समस्या और शिकायत ये मिली थी कि छोटी पर्ची से वोट नहीं डालने दे रहे हैं, और एक शिकायत मिली थी सहारनपुर से कि वहाँ आधार कार्ड से वोट डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ सत्ता के इशारे पे कुछ अधिकारी कर्मचारी इस तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन सब नहीं है। लेकिन ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी उनको भी हमने समझा दिया कि कोई भी इलीगल काम ना करे, क्योंकि उसके परिणाम फिर कानूनी रूप से अच्छे नहीं होंगे। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि 70% में हमें और बाकी में सब लोग हैं जो लोग वो कर रहे हैं, बाकी जो चुनाव लड़ रहे हैं। और होना भी चाहिए, जनता सबको देख रही है, जनता ने सबको मौका दिया। इस लोकसभा में तीनों पार्टियों मौका दे दिया, तीनों से ठगे गए। जब भी उनके हक अधिकार की बात आई, उनकी तरफ बोलने वाला कोई था ही नहीं। क्या है नगीना में इस समय? ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना ही रोजगार के साधन, ना कुटीर उद्योग है। महिलाएं परेशान है, गृहिणियां परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। क्या है? यातायात के भी बहुत अच्छे साधन नहीं है। तो तमाम तरह की परेशानियां जनता के पास है और वो उससे समाधान चाहती है, और विकल्प उनके पास है एक मजबूत नेतृत्व जो सड़कों पर लड़ रहा था, सदन में उनकी आवाज उठाने वाला। छोटी पर्ची और बड़ी पर्ची की बात यहाँ पर कर रहे हैं चंद्रशेखर, ईवीएम पर सवाल उठा रहे, कह रहे ऐसी ईवीएम से चुनाव कराने से क्या फायदा? कोई बड़ी खबर है क्या? कोई गड़बड़ी की बात सामने आ रही है क्या मयंक भाई? कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत आरोप लगाए गए हैं, जरा एक एक करके जल्दी से बताइए। रामपुर, मुरादाबाद, नगीना, कैराना, यहाँ पर किस तरह की हलचल हो रही है? अनुज जी, आपको आवाज आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो चंद्रशेखर ने अभी आरोप लगाया कि करीब 20 से 25 जो है वो नगीना में ईवीएम खराब हैं। ऐसे में चुनाव कराने का क्या मतलब ईवीएम से? उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इसके अलावा धीमी प्रक्रिया, कई जगहों पर चुनाव की गड़बड़ी। देखिए, समाजवादी पार्टी, आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले कैराना से इकरा हसन ने कहा है कि महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को, जहाँ पर जो है मतदान प्रक्रिया बहुत धीमी है और उनको जो है बार-बार परेशान किया जा रहा है, मतदान करने में उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। ये कैराना का हाल था। आपको बता दें, सहारनपुर में बूथ संख्या 51, 52, 53 वहाँ पर भी मतदाताओं को धमकाकर मतदान कराने में प्रभावित किया जा रहा है, यानी उन्हें जो है मतदान करने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था। इसके अलावा आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट पर मतदान चल रहा है, वहाँ पर 200 बूथ संख्या 268, 269, 270 यहाँ पर जो है वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया समाजवादी पार्टी ने कि जो वहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा
आपको बता दें कि रामपुर के अलावा मुरादाबाद से भी ऐसी खबरें हैं कि बूथ संख्या 235 में एक मतलब मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है वोट डालने को लेकर। यानी मतलब एक पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा जा रहा है। ये चीज़ समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सहारनपुर में भी ऐसी खबरें आई हैं जहाँ पर बूथ संख्या 264 है, 265 है, जहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं वोटर, वहाँ पर भी वोट प्रभावित किया जा रहा है पुलिस द्वारा और उसके द्वारा समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है। कैराना में भी ऐसी खबरें हैं। कैराना में आपको बता दें कि जहाँ पर अभी खबर आ रही है कि 1500 वोटर लिस्ट से उनका मुठ ही नहीं है। वोटर गए थे वहाँ पर वोट डालने, जहाँ पर पूरे गाँव का लगभग बताया जा रहा है कि वोट गायब हो गया, मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। इस पे भी समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है। कैराना में ईवीएम खराब होने की और नगीना में ईवीएम खराब होने की, रामपुर में ईवीएम खराब होने की बहुत सारी खबरें आ रही हैं चंद्रकांत जी। और इसके अलावा कैराना लोक भवन में, सहारनपुर में भी कई जगहों पर बूथ में दिक्कतें आई हैं, जहाँ पर बूथ में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों में परेशान किया जा रहा है। वोट का जो परसेंटेज है, वोट का जो देखिए ये लोग तमाम लाइन में चीजें लगे मयंक जी, हैं ये तमाम चीजें अ, मयंक जी चलती रहेंगी। ईवीएम की खराबी जो है तकनीकी खराबी है या कोई वो ठीक होती रहेगी, लेकिन सहारनपुर, कैराना, नगीना, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, इन तमाम सीटों पर क्या कुछ चल रहा है वो अभी जानना समझना बेहद जरूरी है। अनुज जी, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, अब तो मैं तो चाहूंगा मयंक जी एक बार हमारे दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि रामपुर और मुरादाबाद का वोटिंग प्रतिशत क्या है। पिछली बार जब हम लोगों ने बात की बिल्कुल। थी उससे कुछ बढ़ोतरी हुई है या फिर नहीं? तो रामपुर और मुरादाबाद का वोटिंग समीकरण एक बार समझ लेते हैं पहले मयंक जी से, क्या कुछ मतदान प्रतिशत है। मयंक जी आप म्यूट हैं। चंद्रकांत जी आपको बता दें कि जो है नगीना, अब आप रामपुर की बात करें तो रामपुर में थोड़ा बढ़ा है 32%, तकरीबन 33% करीब मतदान जो है अभी तक 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक हुआ है। इसके अलावा सहारनपुर में 42, मुरादाबाद में तकरीबन 36% मतदान है। आपको बता दें कि अपने दर्शकों को हम बता दें जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे 8 दर्शक जो स्क्रीन सीटें पर हैं स्क्रीन वो पर स्क्रीन पर देख रहे सब हैं, आ स्क्रीन चुका पर है, वही स्क्रीन पर आ चुका है। जी। और उसमें जो आप बात कर रहे थे कि रामपुर में वहाँ पर मतदान प्रतिशत अभी भी सबसे कम है और नहीं इसके अलावा देखिए सबसे कम जरूर है लेकिन बढ़ा जरूर है। और अगर आप देखिए मुरादाबाद का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मुजफ्फरनगर से ज्यादा है, मुजफ्फरनगर से ज्यादा हो रहा है बिल्कुल मुरादाबाद में। यानी कि धीरे धीरे वोटिंग पैटर्न जो है वो बदल रहा है। अब धीरे धीरे मतदान प्रतिशत बढ़ने की ओर है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अभी जब कुछ देर में नहीं तो चंद्रकांत, जो बात आप ये बात कह रहे हैं, चंद्रकांत ये बात जो कह रहे हैं कि अभी, हाँ सही बात है, जुम्मे की नमाज, अब जहां पर मैं खड़ा हूँ वहां पर भी लोग नमाज पढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर भी सड़कें खाली हो गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल सही बात, ये इस बात में पूरा दम है कि अभी जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म होगी तो अपने परिवार को लेकर लोग वोटिंग बूथ पर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए रामपुर में जो जो कम लग रहा था मत प्रतिशत, वो अब बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 बजे तक 33%, लमसम 33% वोटिंग हो चुकी है। तो यानी कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। और अगर अगर ये और भी ज्यादा बढ़ता है, मैं चंद्रकांत छोटा सा विश्लेषण आपसे ये समझना चाहूंगा कि मत प्रतिशत जब इन सीटों, अभी सहारनपुर की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत वही दिख रहा है, 42 के आसपास, 43 के आसपास। तो क्या ये किसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, किसके लिए सहूलियत है? हालांकि आधा दिन निकला है अभी, आधा दिन का विश्लेषण अगर हम करें तो, जल्दबाजी नहीं, आधे दिन का विश्लेषण करें तो देखिए अनुज जी अभी क्या है कि सहारनपुर का जो वोटिंग आप देख रहे हैं, सहारनपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। ये बता रहा है कि मुस्लिम वहां पर एकजुट हैं, मुसलमान वोटों में बिखराव नहीं हुआ है, कोई टूटन नहीं हुई है और ये वोटर एकजुट होकर मतदान कर रहा है। रामपुर में धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। यानी कि जुमे की नमाज में बार बार क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि जुमे की नमाज में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई ऐलान होना है। आज इस बात की भी चर्चा कल से चल रही है कि आज ही संकेत दे दिया जाएगा तो उसके बाद ही वहां वोटिंग बदलेगी। पीलीभीत में आप देखिए, पीलीभीत में मैं आपको बता रहा हूं कि पीलीभीत में वोटर 3 हिस्सों में बट गया है। भाजपा, बसपा, सपा 3 हिस्सों में पीलीभीत का वोटर बटता हुआ नजर आ रहा है। नगीना में मैं ये मान सकता हूं कि भाजपा और चंद्रशेखर में अभी भी फाइट है। अभी भी चंद्रशेखर विनिंग कैंडिडेट वहां पर नहीं बन पा रहे, अभी फाइट है।
फाइट से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ। लेकिन नहीं, मुजफ्फरनगर डैमेज तो मनोज कुमार भी करेंगे। डैमेज तो मनोज कुमार हल्के प्रत्याशी से इंडिया गठबंधन। हाँ, डैमेज कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई है वो चंद्रशेखर और भाजपा के बीच आ गई है वहां पर। तो आप ये अच्छा। मानिए दूसरा मुजफ्फरनगर पर अभी थोड़ा सा वेट करिए। मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद, इन 2 सीटों पर अभी हमको कम हाँ। से कम 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। 2 घंटे वेट करने के बाद ही हम चीजों पर सही आकलन पर हम लोग पहुंच सकेंगे। और बात जहां तक बिजनौर और देखिए, कैराना अभी की जैसा है, कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी जैसा कि मैं फील्ड पर हूँ और देख पा रहा हूँ, लोग नमाज खत्म हो गई है और नमाज पढ़कर अब वापस आ रहे हैं। मुझे सड़कों पर दिख रहे हैं लोग की नमाज पढ़कर अब लोग वापस आ रहे हैं। तो करेक्ट 2:01 हुआ है चंद्रकांत और मयंक, 2:01 हुआ है। तो मैं मान के चलूं कि 3 बजे से और भी ज्यादा बम्पर वोटिंग होती दिखाई देगी। और भी ज्यादा यहाँ पर क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम बहुल इलाका है, बहुत बहुत निर्णायक भूमिका में ये मुस्लिम वोटर हैं। कुछ कुछ सीटों पर तो आप समझ लें जीत हार यही तय करेंगे। तो अब क्या 3 बजे तक 1 घंटे का वेट और कर ले, 3 बजे तक देखने को मिलेगा कि 3 से 6 के बीच में और भी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा, देखिए भीड़ तो आपको 6 बजे तक दिखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हमारे और आपके हाथ में 3:30 बजे या 3:40 पर इन 8 सीटों का वोटिंग परसेंटेज आएगा, यानी 3 बजे तक का जो डेटा आएगा वो डेटा काफी बढ़ा हुआ होगा। और मैं आपसे फिर हाँ। कह रहा हूँ, रामपुर मुरादाबाद और की सीटों पर विशेष ध्यान रखिएगा, कैराना सहारनपुर, इन 4 सीटों पर इनका वोटिंग परसेंटेज और तेजी से बढ़ेगा। इनका वोटिंग परसेंटेज और तेजी से अच्छा, बढ़ेगा। देखिए मयंक भाई जरा रामपुर के बारे में बताइए। आ रहा हूँ चंद्रकांत भाई, आ रहा हूँ। हमें पता है कि आप लोगों ने बहुत तैयारियां करके बहुत अच्छी रिसर्च के साथ आप लोग आए हैं लाइव पर, और अच्छी जानकारी कन्वे हो और अच्छा विश्लेषण जाए दर्शकों को, यही हमारा मकसद है। जरा रामपुर के बारे में बताइए। बताइए कि वहां पर क्या हुआ कि 22 का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, लगातार आरोप लगाया समाजवादी पार्टी ने कि वहां पर शासन प्रशासन, डीएम, एसपी, एसएसपी जो है चुनाव लड़ रहे थे। इस बार वहां से क्या खबरें आ रही हैं, या फिर समाजवादी पार्टी रामपुर को लेकर क्या परसेप्शन बना रही है? देखिए अनुज जी, बात करें रामपुर की, तो रामपुर में अभी भी देखिए पिछले बार भी ये चीज़ें समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि वोटिंग करने नहीं दिया गया, बहुत से लोग लाइन में लगे, मुस्लिम जो इलाके हैं वहाँ पर प्रभावित किया गया। इस बार भी ऐसी खबरें हैं। और दूसरी चीज़ है कि अभी तक का जो 8 लोकसभा सीटों का आकलन है उसमें भी रामपुर सबसे पीछे है वोटिंग में। उसका क्या कारण है? ये वहाँ पर देखिए रामपुर में एक खबर आई है बूथ संख्या 52 पर, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने हाँ। साफ आरोप लगाया था बिलासपुर है, वहाँ पर भाजपा समर्थकों द्वारा कहा जा रहा है कि बूथ पर कब्जा किया गया है। सपा के वोटरों को भगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को विधिवत लेटर लिखकर अपनी बात रखी है। तो रामपुर में ऐसी खबरें भी आ रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि 5 घंटे का वक़्त हुआ है अनुज जी। रामपुर में एक खबर और है कि बूथ संख्या जो 182 है, 183 है, 185 है, इस पर जबरन मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं। चुनाव आयोग पर समाजवादी पार्टी ने इस पे भी शिकायत की है। बूथ संख्या 82 है, वहाँ पर भी सपा एजेंट को जबरन थाने में बंद किया गया है। ये समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है। तो ऐसी कई सारी खबरें हैं जो रामपुर से परेशान कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी जो लगातार चिंता जाहिर कर रही थी, वो चीज़ें वो लगातार चुनाव आयोग से शिकायत भी कर रही है। और इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज आपको दिख रहा है सबसे कम रामपुर में है। आपको बता दें कि 8 बजे से वोटिंग शुरू होती है, दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है ये। 5 घंटे का वक़्त बीत चुका है और तकरीबन 5 घंटे का पूरा-पूरा वक़्त बचा हुआ है वोटिंग का। जो वोटर है लाइन में लगा हुआ है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत ये थी कि बीच में 1 से 3 के बीच जो होता है थोड़ा धूप-वूप होती है और नमाज़, जो चंद्रकांत जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 बजे के बाद जो वोटर है वो और तेज़ से लाइन में लगेगा। अब ये लाइन में लगेगा तो ये देखना होगा कि ये लाइन में वोट कितना डाल पाता है, कहीं मशीन तो नहीं खराब है, कहीं वोट डालने में जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही प्रभावित तो नहीं हो रहा है, और महिलाएँ जा रही हैं तो कितनी स्पीड से वोट डाल रही हैं। कहीं ऐसा तो ना हो लंबी लाइन है, हाँ। धूप में खड़े हैं, लोग कहेंगे भैया हम लाइन में नहीं लगेंगे, हम जा रहे हैं, आधे घंटे हो गया, पसीने से तर-बतर हो गए। क्योंकि आज धूप बहुत है, बाहर आप निकलिए 10 मिनट नहीं हाँ। खड़े हो सकते हैं धूप में। तो ये भी चीज़ें हैं, तो ये चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि कितनी अच्छी व्यवस्था है, लाइनें कितनी कम हैं और लोग कितने अच्छे हाँ। से मतदान चंद्रकांत, इस वहाँ पर पर आपकी जाकर राय कर क्या पा है? रहे हैं। चंद्रकांत, इस पर आपकी राय क्या है भाई? ईवीएम खराब होने के आरोप लग रहे हैं, धीमा धीमा चुनाव कराया जा रहा है, धीमी वोटिंग कराई जा रही है, ऐसे आरोप नेता लगा रहे हैं। कैराना से इकरा असद ने ये बात बोली है, नगीना से चंद्रशेखर ये बात बोल रहे हैं, रामपुर के लिए समाजवादी पार्टी ये बात बोल रही है। इसका विश्लेषण कैसे करेंगे?
देखिए, प्रशासनिक लापरवाहियां कई स्तर पर देखने को मिल रही हैं। प्रशासनिक लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं चुनाव निर्वाचन में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी। देखिए, जिले में निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और तमाम तरीके से 3 स्तर पर ट्रेनिंग होती है, ईवीएम मशीन्स की मॉक ड्रिल होती है, उनकी तकनीकी खामियों को दूर करने के दावे किए जाते हैं, पोलिंग बूथ पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन इन तमाम तैयारियों, तमाम मशक्कत के बावजूद अगर एक लोकसभा क्षेत्र में 100 ईवीएम खराब होने की खबरें हो, लाठीचार्ज करना पड़ रहा हो, मतदाता जागरूकता के तमाम अभियानों के बावजूद अगर मतदाता वोट का बहिष्कार कर रहा है, तो ये भी प्रशासनिक लापरवाही है, प्रशासनिक गलतियां हैं। यानी कि चुनाव का इस बार देखिए, वैसे भी पहले भी इस बार चर्चा चल रही थी कि इस बार का चुनाव बड़ा शांत है, बड़ा ठंडा है। तो ये भी दिखाता है कि तैयारियों में बड़ी भारी कमी, बड़ी भयंकर कमी है। अनुज जी, इसको आप समझिए। चंद्रकांत भाई, ये अगर शांत और ठंडा होता तो सहारनपुर में 43%, और अगर इसमें कहीं करंट होता तो और कितने प्रतिशत वोटिंग होती? नहीं, इसका जवाब भी दीजिए। मेरी बात आप समझे नहीं। मैंने किस पहलू में इस चुनाव को शांत कहा था? मैं वोटिंग के परसेप्शन के आधार पर नहीं जा रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं कि प्रशासनिक जो तैयारियां हैं, प्रशासन को जिस तरीके से मतदाता जागरूकता के और अभियान चलाने चाहिए थे, जो जरूरी थे, और जिन तकनीकी खामियों को दूर किया जाना बेहद जरूरी था, वो नहीं किया गया। यही वजह है कि आप देखिए, अगर आप एक वोटर हैं अनुज जी, मैं अमन जी, मैं चाहूंगा आप अपने आप को म्यूट कर लें कुछ देर, और मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सोचिए कि अगर चंद्रकांत शुक्ला या अनुज श्रीवास्तव एक सामान्य वोटर हैं और अगर वो बूथ पर वोट डालने के लिए जाते हैं और बूथ पर वोट डालने पहुंचे और उनसे कहा जाए कि ईवीएम खराब है, आपका वोट कास्ट नहीं हो पाएगा, तो अनुज जी आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तो नाराजगी प्रशासन के तरफ जताएंगे ना। और अगर वो ईवीएम ठीक नहीं हो रही, आपको 15 मिनट वेट करा दिया गया, तो आप तो घर चले जाएंगे, आप वोट नहीं डालेंगे। यानी प्रशासन ने भारत के एक नागरिक का वोट खो दिया ना, उसने वोट नहीं डाला। फिर तकनीकी खराबी सिर्फ ईवीएम तक सीमित नहीं है ना, वो अंदर जा रहा है तो बूथ पर कहा जा रहा है बड़ी पर्ची है, छोटी पर्ची है, और आप देखिए आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपके पास वोटर आईडी नहीं है, देखिए तमाम तरीके से चीजें होती है ना। आज भी हमारे देश में प्रशासनिक खामियां दूर नहीं हो सकी हैं। आज भी हमारे यहाँ कुछ चीजों का इतना लेंदी प्रोसेस है जो एक आदमी को डिस्ट्रैक्ट करता है उसकी ड्यूटी निभाने से। तो ये बड़ी कमी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा अनुज जी कि अभी देखिए, अभी कम से कम मुझे एक बात बताइए, 2 बज गया है, कांटे की फाइट दिखाई दे रही है 8 सीटों पर या नहीं? अरे वो तो मतदान का प्रतिशत बता रहा है कि कांटे की लड़ाई है। दूसरा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 2 घंटे वेट करिए, सिर्फ 2 घंटे वेट करिए। जब आप 3:30 बजे के आसपास जब मुझसे बात कर रहे होंगे, तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये और बदल चुकी होगी। देखिए, परिणाम बताना किसी के अधिकार में नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि नगीना में ये जीत जाएंगे, पीलीभीत में ये जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज जो इशारे कर रहे हैं, जो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज इशारे कर रही है, जो वहां की घटनाएं इशारा कर रही हैं, जिस तरीके से बहिष्कार हो रहे हैं, वो ये बता रहा है। और मैं बार बार पिछले 2 से 3 घंटे में मैं शायद 10 बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि अभी तक मैं 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन को प्लस में मान रहा हूं, और मैं अभी भी मान रहा हूं। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा, अभी भी मान रहा हूं। लेकिन 2 घंटे बाद ये जो कैनवास है वोटिंग का, ये जो तस्वीर है जो अभी थोड़ी सी ब्लर है, ये थोड़ी सी और साफ होगी अनुज जी, ये थोड़ी और साफ हो जाएगी 2 घंटे में। ठीक है, मैं आऊंगा चंद्रकांत और मयंक आपके पास भी। मुजफ्फरनगर और कैराना और नगीना की जरूर बात करेंगे, एक छोटा सा विश्लेषण जरूर रखेंगे। चंद्रशेखर, इकरा हसन और हरेंद्र मलिक कितना तगड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, और पीलीभीत जरूर इस पर हम चर्चा करेंगे। अमन के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर अमन मौजूद है। अमन, चूंकि आप भी ग्राउंड पर मौजूद है, किस तरह की हलचल, किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? अनम्यूट कर ले पहले जल्दी से, उसके बाद अपनी बात रखें। जी देखिए, इस समय ग्राउंड पे मौजूद हूँ और पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले अभी आप लोग ने सारा विश्लेषण कर दिया है। अगर देखा जाए जिस तरह से प्रशासन की खामियां नजर आ रही है, जो वहां पर प्रत्याशी जा रहे हैं वो भी इस चीज पे बोल रहे हैं, चाहे वो ईवीएम की हो, चाहे वो अंदर जिस तरीके से चेकिंग हो रही है, महिलाओं की चेकिंग हो रही है, एक समुदाय विशेष में
वोटर आईडी वो आधार कार्ड देखे जा रहे हैं समुदाय विशेष के लगातार। तो ये भी वीडियो, तो ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अगर मैं यहाँ से भी बात करूं, यहाँ पे इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ मौजूद है और यहाँ पर भी लोग लगातार यही चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन्हीं से लगातार ये बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, वोटिंग अभी चल रही है, बहुत सारे ऐसी चीजें बाहर निकल के आ रही है कि प्रशासन की खामियां है, ईवीएम की खामियां। इकरा हसन भी बोल रही है, नगीना से वो भी बोले, क्या कहेंगे? जातवाद समीकरण पे वोटिंग और रोक दी जा रही है, उनका आधार कार्ड जमा कर दे रहे हैं, मुस्लिमों को काफी प्रताड़ित किया जा रहा है, यही सब संकट है। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्योंकि अभी वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार दिख नहीं रहा है, बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। 9 बजे की बात करें या 11 बजे की, अब 1 बजे 42% वोटिंग शेयर बढ़ा है। तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? धूप की वजह से हो रहा है। धूप के वजह से 4 बजे के बाद वोट बढ़ेगा। वोट बढ़ेगा, मतलब लोग जाएंगे धूप की वजह से। और भी मतदान में बहुत देरी हो रही है, ऐसे भी वीडियोज वायरल हो रहे हैं। जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ पे रोका जा रहा है, उनको वोट देने के लिए रोका जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका आधार कार्ड जमा कर दिया जा रहा है, यही सब। तो ऐसे कैसे फिर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सत्ता पक्ष की हनक है। सच्चा पक्ष की हनक है। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार यादव जी, क्या कहेंगे, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन माना जाए जब हर तरीके से यहाँ पर खामियां नजर आ रही हैं? क्या करेंगे, जब सरकार जो चाहती वही कर रही है। चुनाव आयोग चाहे कोई भी सिस्टम सब उनके हाथ में, तो जो चाहेंगे वही करेंगे। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो पुलिस वाले लाठी मार के भगा देंगे। पहले जो होता था वही हो रहा है अभी भी। देखिए अनुज, जिस तरह यहाँ पे भी लोग बता रहे हैं, यही चर्चाएं पूरे देश में चल रही हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है। देखिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन लगातार ये दावे करता रहता है, सरकार ये दावे करती रहती है कि ईवीएम का कोई चक्कर नहीं है, इलेक्शन बहुत फ्री एंड फेयर होगा, लेकिन अब ये खामियां पहले चरण में ही और पहले कुछ घंटों में ही नजर आने लगी है। तो ये यहाँ पे दृश्य दिख रहा है। साथ साथ अगर आप पीलीभीत के अंदर 2 गांव है, जो पुरेना गांव है, उसके साथ साथ एक और बक्सपुर गांव है, उसमें लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है, इसलिए कि वहां पे काम नहीं हुआ। यहाँ पर जो सांसद थे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे दावे करती रहती है कि हर जगह विकास हुआ है, वहां लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। सुबह 11 बजे तक वहां वोट नहीं पड़े थे। तो ऐसी चीजें सामने आ रही है। तो ये सारी चर्चाएं इस समय या हर जगह चल रही है, चाहे वो यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की बात कर ले या पूरे लखनऊ में या कहीं भी आप देख ले, तो इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। बिल्कुल अमन, आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट बताई, तमाम तरीके की चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। मयंक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और अमन भी जुड़े हैं, अनुज जी भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स हम तक दे रहे हैं। मयंक, मुझे ऐसा लगता है कि अनुज जी वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लंबी चर्चा हमने इस चुनाव पर कर ली है। और देखिए जो अभी जो जिस तरीके की मतदान की जो तस्वीरें आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगला 1 से 1.5 घंटा इन 8 सीटों पर बेहद अहम रहने वाला है, बेहद जरूरी रहने वाला है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रकांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन 8 सीटों पर एक बहुत बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया, ठाकुर समाज की नाराजगी का। क्या उसका असर देखने को मिल रहा है क्या? इमरान मसूद जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया था, जरा उसका भी जिक्र कीजिए, उसका भी विश्लेषण एक बार बताइए दर्शकों को। देखिए मुझे ऐसा लगता है अनुज जी कि कहीं दिखे या ना दिखे, लेकिन सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, इन दोनों सीटों पर ठाकुर समाज की नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है, क्योंकि सहारनपुर वो जगह है जहां पर नानौता के गांव में ठाकुरों ने पंचायत की थी। और आप देखिए मेरठ में अरुण गोविल को कहना पड़ रहा है हाथ जोड़कर कि मेरी पत्नी भी ठाकुराइन है। यानी आप बात समझिए कि ठाकुरों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। और हम आज इस ठाकुरों की नाराजगी पर तमाम और भी खबरें अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे कि ठाकुरों की नाराजगी से किस तरीके से मध्य प्रदेश में नुकसान हो रहा है, किस तरीके से अरुण गोविल का नुकसान हो रहा है, उसका पूरा एनालिसिस भी लाएंगे। लेकिन अभी जो बात 8 सीटों पर है अनुज जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगला 1 घंटा 1.5 घंटा बेहद अहम है, क्योंकि अमन ने भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट बताई, आपने तमाम जानकारियां हमको दी हैं। और अभी हम लोगों के पास अब ये समझने में 1 से 1.5 घंटे बेहद अहम है कि आखिर इन 8 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है। अनुज जी बिल्कुल। मयंक भाई, कोई बड़ा अपडेट, किसी तरह का कोई बड़ा अपडेट आ रहा है क्या? जी, कुछ कह रहे चंद्रकांत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक अपडेट है, मैं आपको बता दूं, एक अपडेट है। देखिए, जिस मुजफ्फरनगर की बात चंद्रकांत जी कह रहे थे, उस पे संजीव बलियान का बड़ा चौंकाने वाला बयान आया। उन्होंने बड़ी सधी हुई बात कही है, डर कहें या फिर चुनाव में ठाकुरों का विरोध कहें। उन्होंने कहा है कि शाम तक
सबको पता लग जाएगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी उन्हें अब भी अपनी बात पे संदेह है, यानी ठाकुर वोटर जो नाराज है, अभी वो भी इस बात में असमंजस में हैं और वो वोटिंग का वेट कर रहे हैं शाम 5 बजे तक। देखिए, चंद्रकांत जी जो बार-बार कह रहे हैं, बिल्कुल 2 से 4 या हम 2 से 5 का जो वोटिंग परसेंटेज है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये डिसाइड करेगा सभी पार्टियों के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी कैंडिडेट हो, दोनों के लिए डिसाइड करेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल, और संजीव बालियान को इस बात का डर है, इसीलिए उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा भी बयान दिया है। बिल्कुल अनुज जी, मुझे ऐसा लगता है संजीव कि बालियान हाँ संजीव बालियान की देखिए पिछली बार 6000 वोटों से चुनाव जीते हैं संजीव बालियान, और इस बार वहां पर मायावती ने भी ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं किया है। हरेंद्र मलिक पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हरेंद्र मलिक का चुनाव बहुत मजबूत है, ग्राउंड पर मजबूत है अनुज जी। जो आप जो मानते हैं चंद्रशेखर का चुनाव, इकरा का चुनाव, इमरान का चुनाव, कुछ वैसा ही चुनाव हरेंद्र मलिक का भी है। हरेंद्र मलिक का भी उसी लिहाज से, देखिए अब हरेंद्र मलिक क्या पुराने नेता है तो उतना ज्यादा लोग उन पर फोकस कर नहीं रहे। मैं देख रहा था कि तमाम जो पत्रकार, तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने चंद्रशेखर और इकरा 2 पर तो फोकस रखा इन 8 सीटों पर, लेकिन हरेंद्र मलिक या उन पर इतना फोकस नहीं। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि आपने हरेंद्र मलिक का भी इंटरव्यू किया, हरेंद्र मलिक का भी इंटरव्यू आपने किया और उनकी बात को भी जनता के सामने रखा। और ये देखिए, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, ये मुजफ्फरनगर में सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने फर्जी मतदान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पकड़ा और प्रशासन को सौंपा। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है ये। किस तरीके से फर्जी मतदान कराने की कोशिश हो रही है, प्रत्याशी, सपा के प्रत्याशी खुद पकड़ रहे हैं फर्जी मतदान करते हुए। जो काम पुलिस और प्रशासन का होना चाहिए वो काम वहां पर सपा के प्रत्याशी को करना पड़ रहा है। और देखिए किस तरीके से पोलिंग बूथ से बाहर निकाला है, हरेंद्र मलिक ने पकड़ा है कि ये फर्जी वोट डाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अब आप सोचिए कि क्या इसमें फर्जी वोट डलवाने में वहां के पोलिंग जो बूथ के अंदर बैठे हुए अधिकारी हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो वहां पर पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान ड्यूटी कर रहे हैं, आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं? देखिए किस तरीके से इस शख्स को बाहर निकाला गया है। और आप देखिए ये बैरिकेडिंग, वहां पर जहां पर वोट पड़ रहा है वहां पर बैरिकेडिंग भी ढंग से नहीं है। पुलिस बड़े ही आराम तलब अंदाज में यहां पर नजर आ रही है अनुज जी। यानी कि कमियां तो है प्रशासन की, मैं जिस पर आपसे बात कर रहा था कि प्रशासनिक कमियां, प्रशासनिक लापरवाही खुले तौर पर देखने को मिल रही है चुनाव में, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, चाहे वो पर्ची को लेकर हो। और अब देखिए किस तरीके से फर्जी वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर में पहुंचा, जिसको सपा के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने पकड़ा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये अगले 2 घंटे बेहद अहम है, बेहद अहम है। ये किस बात का डर है या फिर किस बात के संकेत है कि फर्जी मतदान करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हरेंद्र मलिक के खिलाफ? दूसरी देखिए, ये तस्वीरें अगर पीसीआर से कहूंगा कि अगर ये तस्वीरें आप फुल स्क्रीन दिखा पाए दर्शकों को तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो भी देखें और समझे कि आखिर चल क्या कुछ रहा है। हर एक खबर, हर एक तस्वीर, हर एक रंग हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जरा फुल स्क्रीन अगर दिखा पाए तो बहुत ही बेहतर होगा। ये हरेंद्र मलिक ने खुद बीजेपी कार्यकर्ता को पकड़ा हुआ है। जी चंद्रकांत, अब देखिए अनुज जी, फर्जी वोटिंग कराने की जरूरत किसे पड़ेगी, बूथ कैप्चर करने की जरूरत किसे पड़ेगी, पुलिस प्रशासन को दबाने की जरूरत किसे पड़ेगी? सत्ता पक्ष को, जो सत्ता पक्ष, और वही कर सकते हैं ये काम, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो उनके दबाव में है। और दूसरी तरफ बहिष्कार कौन लोग कर रहे हैं? बहिष्कार किसका हो रहा है? बहिष्कार भी तो इन्हीं का हो रहा है। बहिष्कार भी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का हो रहा है, कैराना में हो रहा है, पीलीभीत में हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये तमाम बातें, ये हरेंद्र मलिक ही खड़े क्या कुर्ता पैजामे में, सफेद कुर्ता पैजामा में हरेंद्र मलिक ही है क्या? सपा के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक हैं, जिन्होंने पकड़ा है इस शख्स को जो शर्ट पैंट पहने हैं। और हरेंद्र मलिक नाराजगी भी जता रहे हैं, खुलेआम नाराजगी जता रहे हैं कि देखिए भाई किस तरीके से आप लोग। सुनाइए जरा, आवाज सुनवाइए चंद्रकांत, आप वहां पर हैं, एक बार आवाज सुनवाइए जरा, हरेंद्र मलिक क्या कह रहे हैं। दर्शकों तक हर एक बात पहुंचनी चाहिए। हरेंद्र मलिक साफ तौर पर पुलिस के अधिकारियों से कह रहे हैं कि आप इसके खिलाफ सबसे पहले रिपोर्ट लिखाइए, इस पर कार्रवाई करवाइए, इसको लेकर के जाइए, इस पर रिपोर्ट लिखाइए। तो देखिए जाहिर सी बात है अनुज जी कि अगर इस तरीके की घटनाएं पोलिंग बूथ पर होंगी, इस तरीके की घटनाएं चुनाव के दिन देखने को मिलेंगी,
तो बड़ी बात है कि ये चुनाव को प्रभावित करने वाले लोग हैं, ये चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं जिस तरीके से ये पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं अनुज जी। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगला 1.5 से 2 घंटा अनुज जी बेहद अहम होने वाला है, बेहद अहम होने वाला है। और हम अपने दर्शकों को भी एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से ईवीएम की शिकायतें आ रही हैं, किस तरीके महंग से भाई ये संकेत तो अच्छे नहीं है। मुजफ्फरनगर की सीट पर ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये संकेत तो अच्छे नहीं। अमन आ रहा है, इसके बाद समाजवादी पार्टी पर आप खड़े कर करने में जरूर आपसे अपडेट लेंगे अमन की वहां से किस तरह की हलचल हो रही है। हाँ बोलिए। बिल्कुल अनुज जी, देखिए मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर और रामपुर, ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर मैं सुबह से कह रहा हूं कि बार बार खबरें आ रही हैं, चाहे ईवीएम खराबी की हो, चाहे फर्जी वोटिंग हो, चाहे वोट न डालने का मामला हो या जबरन रोकने का मामला हो। बहुत सारी खबरें सुबह से आ रही हैं। इस पे प्रशासन को लगाम लगाना होगा, क्योंकि अगर ये वोटर अब डिसाइड करेगा, क्योंकि 2 घंटे चंद्रकांत जो बार बार बोल रहे हैं, ये वोटर महत्वपूर्ण वोटर है और इससे अगर प्रशासन जितना ज्यादा वोट डलवा देगा उतनी ही आगे के लिए जो कैंडिडेट है उनको जीतने में सुविधा होगी। लेकिन अगर ये जितना वोटर कटता है या विरोध होता है या बार बार रोका जाता है, वो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये जो विरोध हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है महंग भाई की भाई गांव-गांव में लोग चौपाल लगाए हुए हैं, पोलिंग बूथ खाली पड़े हुए हैं, कह रहे हैं हम वोट नहीं डालेंगे। इसका क्या मायने निकाले जाए? देखिए, इसके 2 मायने हैं। अब ये डिसाइड करता है कि वो वोटर कौन से हैं, कहाँ के हैं। अगर ठाकुर समाज है तो हर किसी को पता है कि बीजेपी के लिए घातक होगा। अगर वो दलित समाज है या फिर अगर हम कहें जैसे नगीना में, तो वो कहीं न कहीं बीएसपी या फिर चंद्रशेखर के लिए भी वोटर थोड़ा-सा नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर वो हम देखें कि मुस्लिम समाज का इलाका है या गाँव का है, तो अलग-अलग क्षेत्रों में उसका अलग-अलग प्रभाव है। लेकिन ज़्यादातर जो खबरें देखिए आ अमन रही के हैं, साथ वो कुछ ठाकुर समाज नाराज़ है। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लाल टोपी लगाकर खड़े हुए हैं। महंग भाई जरा अमन बातचीत करिए और जरा बताइए किस तरह की यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आप मौजूद हैं, जरा बात कीजिए। जी देखिए, हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आगे चलेंगे, आगे भी बात करेंगे, क्योंकि ये चर्चाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा वो है कि किस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि लगातार आप हमारे साथ लाइव पे हैं, ये बताइए कि जो वहां पे वोट डाला जा रहा है, मतदान में देरी हो रही है, बहुत सारी खामियां बाहर आ रही हैं, तो ये सब ये क्या चीजें हो रही हैं? ये देखिए जो है सरकार के इशारे पर ये सब कार्य हो रहा है। इसके बावजूद भी उस सपा का बाल बांटा नहीं हो पाएगा और सपा के लोग जो है चुनाव में अपना वोट देंगे और सपा वहाँ विधिवत बहादुरी के साथ चुनाव जीतेगा। एक विशेष समुदाय का बार बार चेकिंग किया जा रहा है, उनको क्या नाम है, उनका आधार कार्ड देखा जा रहा है। बैठा था ये कार्यालय सचिव जी के हैं, एक सलमान खान नाम का व्यक्ति फोन किया कि साहब हमको वोट नहीं देने दे रहे हैं। तो हम वो अरविंद जी उनको मिला एक फोन, उन्होंने पूछा कि भाई क्यों नहीं तुम्हारा वोट देने दे रहे, क्या बात है? तो कहा साहब हमारा वोट पड़ गया। वो पर्ची लेके गया और रोक रहे थे, लेकिन वो बाद में अपना वोट दे के आया। फिर सलमान से उनकी बात हुई है, तो ऐसा नहीं कि रोक पाएंगे। हमारे पास अगर पर्ची रहेगी, हमारे पास आधार कार्ड वो रहेगा, कोई प्रूफ रहेगा, तो उनको रोकना मुश्किल है। कितना भी वो रोकने का प्रयास करें, उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार हम लोग जो है बीजेपी को परास्त करेंगे। जी देखिए, और भी लोग हैं, रहिए आप अमन हमारे साथ आगे बात करेंगे। चंद्रकांत देखिए इधर है एक जो चर्चा जिस तरीके से वहां पे हरेंद्र मलिक जी का भी वीडियो वायरल हुआ, कई लोगों को मतदान मतलब गैर मतदान करते हुए उनको उन्होंने रोका, तो किस तरीके का ये माहौल बन रहा है? पहले फेज में ही ऐसा चीजें देखी जा रही है? नहीं, ये सब तो ये सभी जान रहे हैं कि भाजपा इसमें बेईमानी सही आ रही है। बेईमानी ना करे तो उसका पत्ता 2022 में यहाँ उत्तर प्रदेश में साफ हो गया। ये इस समय पूरी स्ट्रेटजी, आप सोचिए किसी मुद्दे को बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को मछली खाने का, जबकि खाने पीने में किसी को कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, कश्मीर से संबोधित कर रहे हैं, खाने को लेके, धर्म को लेके। आपकी कहाँ है? आप बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि कौन क्या खा रहा है। तो वोटिंग परसेंटेज क्यों अभी तक इतना कम है? इसके पीछे क्या वजह लगती है? मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ इनके लोग हैं वहाँ उनको मतदान करने से रोक भी रहे होंगे, ये भी अंदाजा है। ये हर जगह अपनी पुलिस फोर्स लगा के मतदान को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए देरी हो रही है। 6 बजे जब लाइन लगेगी तो कहेंगे हमारे पास समय खत्म। यही होगा। आप देखिए शाम को लोग कतार में खड़े रहेंगे
और वो लोग कहेंगे बस समय मेरा पूरा हो गया। ये स्ट्रेटजी है भाजपा की। अगर पूरा वोट पड़ेगा एकदम साफ, जो पीडीए का चल रहा है ठीक है अमन, ठीक है अमन, ठीक है अमन, ठीक है अमन। एक आखिर में चंद्रकांत, ठीक है म्यूट करिए अमन, म्यूट कीजिए। चंद्रकांत, आखिर में अभी हम देख रहे हैं कमेंट में नीले नीले दिल बहुत बनकर आ रहे हैं। चंद्रकांत यहाँ पर चंद्रशेखर के बड़े फैन यहाँ पर नीले दिल बनाकर भेज रहे हैं। इकरा हसन की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है युवा वोटर्स में। ये किस तरह का संकेत दे रहे हैं? देखिए अनुज जी, चाहे अमन ने जो ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई हो या जो तस्वीरें हमारे पास आपके जरिए भी आ रही हैं और जो तमाम साथियों के जरिए आ रही हैं, ये पहला चरण है। पहला चरण कई संकेत देने वाला चरण है। कई संकेत पहले चरण ने दे दिए। पहले चरण ने यह भी बता दिया है कि विपक्ष को और किन किन मोर्चों पर मजबूत होने की जरूरत है। जैसे जिस तरीके की प्रशासनिक खामियों की शिकायतें आ रही हैं, ईवीएम को लेकर, फर्जी वोटिंग को लेकर, जो फर्जी वोटर को हरेन मलिक ने पकड़ा है, इन मुद्दों पर अभी चुनाव आयोग को और सख्त होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल इन तमाम मसलों को लेकर चुनाव आयोग के आला अधिकारियों से मुलाकात भी करेगा। लखनऊ में जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेगा, ताकि दूसरा चरण जो 26 अप्रैल को है उसमें इस तरीके की खामियां ना आए, इस तरीके की दिक्कतें ना आए। अब आप देखिए बिजनौर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर में एक गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। अब आप देखिए ये कौन लोग हैं, ये चुनाव का बहिष्कार करने वाले कौन लोग हैं? क्या ये इंडिया गठबंधन के वोटर्स हैं? नहीं। आप मुझे 10 सेकंड का समय दें, 10 सेकंड का समय दें। ये लोग कुछ कह रहे हैं। देखिए जाहिर तौर पर ये बिजनौर की तस्वीरें हैं अनुज जी। और बिजनौर पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ज्यादा चर्चा नहीं की है, ज्यादा बात बिजनौर पर नहीं हो सकी है, लेकिन बिजनौर की भी ये तस्वीर है जहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, जहां पर दीपक सैनी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और जहां ये यहां भी आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आएंगे अनुज जी। अभी बहिष्कार की तमाम तस्वीरें, अभी तो पहला चरण शुरू हुआ है, अभी तो पहले चरण की वोटिंग चल रही है। मतदान प्रतिशत भी हमारे स्क्रीन पर है। मतदान प्रतिशत 1 बजे तक कहां क्या कुछ हुआ है और 2:30 बज चुका है। मुझे लगता है मयंक जी, हम लोग एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए हाजिर होंगे, तमाम पहलू लेकर, तमाम एंगल्स लेकर, क्या कुछ चल रहा है, क्या वोटिंग प्रतिशत है, कहां पर क्या दिक्कत है, कहां पर क्या खामी आ रही है, हर मुद्दे पर बात करेंगे। और हम जल्द ही लौटेंगे पूरी इस अपने तमाम सहयोगियों साथियों के साथ ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर दर्शकों के लिए एक बार फिर से। बस आप देखते रहिए, कुछ ही देर में हम एक बार फिर से लौटेंगे और बात करेंगे कि आखिर 8 सीटों पर चल क्या रहा है, 8 सीटों पर हो क्या रहा है। अभी के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी, अमन जी और अनुज जी का, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।